बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इससे पहले हमने फर्स्ट 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लिए हैं, तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए बेटा, कापी पेन से निकाल लीजिए। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो मैंने ये सारे फार्मूले एक जगह पे लिख दिए हैं, तो इनको आप जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। और अब हम इन फार्मूलों को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कौन सा जो फार्मूला वो आपने कब इस्तेमाल करना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बगैर आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। ओके, अब जो पहले जो 4 फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं टेम्परेचर कन्वर्जेंस के, कि किस टेम्परेचर को आपने किस टेम्परेचर में तब्दील करना है। जैसे जो पहला फार्मूला है वो है सेल्सियस टेम्परेचर, अगर आपको गिवन है उसको आपने केल्विन में तब्दील करना है तो आप पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये साथ साथ बेशक नोट भी करते जाएंगे इसको। जो दूसरा फार्मूला है वो है केल्विन टेम्परेचर, अगर आपको गिवन है उसको आपने सेल्सियस में तब्दील करना है तो आप लगाएंगे दूसरा फार्मूला, ठीक है। तीसरा जो फार्मूला वो है सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है तो उसको आपने फ़ारेनहीट में तब्दील करना है, और अगर आपको फ़ारेनहीट में गिवन है तो आप सेल्सियस में तब्दील करना चाहते हैं तो आप ये चौथा फार्मूला लगाएंगे। तो ये चारों फार्मूले जब वो टेम्परेचर कन्वर्जेंस के कहलाते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ के अंदर भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपको टेम्परेचर गिवन होगा तो आपसे पूछेगा भी बताओ इसको फ़लाँ टेम्परेचर स्केल में तब्दील करो, ठीक है। आपको फ़ारेनहीट में गिवन होगा उसको बोलेगा सेल्सियस में तब्दील करो, सेल्सियस में गिवन होगा उसको बोलेगा केल्विन में तब्दील करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में नहीं आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां जो फार्मूला है ये है हीट के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, मैटर को आपने हीट दी है और वो उसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया है, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आपने उसको हीट दी है तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा, तो आप उसको कितनी हीट दे रहे होंगे? तो आंसर है आप उसको mc डेल्टा टी जितनी हीट दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने पानी को गर्म करने चूल्हे पर रख दिया, ठीक है, और पानी गर्म हो रहा है, तो पानी को गर्म करने के लिए मैं जो उसको हीट दूंगा वो हीट कितनी होगी? आंसर है वो मैं उसको mc डेल्टा टी जितनी हीट दे रहा हूँगा, ठीक है। क्योंकि पानी जब मैं उसको गर्म करूँगा उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए मैं जिस मैटर को जितनी हीट दूंगा वो वाली हीट कहलाती है mc डेल्टा टी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर ना, न्यूमेरिकल के अंदर आपको ऐसी बातें गिवन होंगी कि आप उसको कितनी हीट दें, या आप उसको इतनी हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर आपने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है। तो आपको उसके स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाना है कि आप फार्मूला आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास 3 फार्मूले हैं हीट के हैं, ठीक है। तो ये अब आपको देखना है कि आपने फार्मूला कब और कैसे इस्तेमाल करना है, गौर से देखना आपने इसको। तो ये जो फार्मूला है ये हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब वो अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा, ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो छठा फार्मूला है QF इज इक्वल्स टू MHF। तो ये वाली हीट आप उसको किसी मैटर को जब देंगे, ये वाली हीट जब देंगे तो वो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा, वो मैटर सॉलिड से लिक्विड में अपने आप को तब्दील कर रहा होगा। जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ को आपने हीट दी है और बर्फ़ जब आप उसको हीट देंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बर्फ़ को हीट दे रहे होते हैं और पिघल रही होती है तो इसका मतलब कि आप उसको इतनी हीट दे रहे हैं, MHF, ठीक हो गया। तो उस वक्त सॉलिड से वो बर्फ़ पिघल रही होती है, लिक्विड स्टेट में जा रही होती है। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए हम उसको कितनी हीट देंगे? तो आंसर है MHF जितनी हीट देंगे, उस वक्त वो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा और अपना टेम्परेचर इंक्रीज या चेंज नहीं कर रहा होगा। ये भी निशानी है, ठीक है। ऊपर वाली हीट में टेम्परेचर चेंज कर रहा था और स्टेट चेंज नहीं कर रहा था, और ये वाली हीट में क्या होगा कि वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा और अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा होगा। और कौन सी स्टेट तब्दील हो रही होगी? सॉलिड से लिक्विड में वो जा रहा होगा वो मैटर। और जो 7वां फार्मूला है ये भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाली जो स्टेट है ये है लिक्विड से गैस में जा रहा होता है। जैसे पानी उबल रहा है
ठीक है। जब पानी बॉइल्ड हो रहा होता है, उबल रहा होता है 100 डिग्री सी पे जाके, तो 100 डिग्री सी पे अगर आप उसको हीट देते जाए तो उसका टेम्परेचर 100 से मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होगा। उस वक्त वो हीट कहाँ जा रही होगी? उस वक्त वो हीट जब वो उस लिक्विड को गैशियस में तब्दील कर रही होगी। तो जब पानी जो है वो अपने आप को गैशियस में तब्दील कर रहा होता है 100 डिग्री सी पर बॉइलिंग पॉइंट पर, तो आप उसको इतनी हीट दे रहे होते हैं ताकि वो जो मैटर है, लिक्विड जो है वो अपने आप को क्या कर ले? गैशियस स्टेट में तब्दील कर ले। तो किसी भी मैटर को लिक्विड से गैशियस स्टेट में अगर आपने तब्दील करवाना है उस मैटर को, स्टेट को, तो फिर आप ये वाली हीट देंगे। और अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करवाना है तो फिर आप उसको ये वाली हीट देंगे। ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले वो हीट के हैं। अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हीट का कब इस्तेमाल करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5वां जो फार्मूला है ये आपने तब इस्तेमाल करना है जब मैटर अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा। और ये जो 2 फार्मूले हैं ये तब आपने इस्तेमाल करने हैं जब वो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा, या दूसरे अल्फाज में वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा होगा। ये जो फार्मूला है ये सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करने का फार्मूला है, और ये जो फार्मूला है ये लिक्विड से गैस में तब्दील करने का फार्मूला है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी 8वां फार्मूला। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जो फार्मूले हैं 4, ये हैं थर्मल एक्सपेंशंस के ऊपर हैं। ठीक है। हम जानते हैं जब किसी बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। तो ये जो एक्सपेंशन जो हीट करने से होता है उस एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। तो ये जो सारे फार्मूले हैं थर्मल एक्सपेंशन के हैं, जिसमें 8वां और 9वां जो फार्मूला है ये है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, और 10वां और 11वां जो फार्मूला है ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का है। ठीक है। जिसमें डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा एल का मतलब है चेंज या इंक्रीज इन लेंथ। जैसे कि मैंने ये एक बार बनाई हुई है, ये हमारे पास एक सॉलिड बार है, कॉपर की कह सकते हैं या आयरन की बोल दें या किसी भी मेटल की है। तो अब ये मेटल बार है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो इसमें ये इजाफा हो जाता है इसकी लंबाई में। ठीक है। इस इजाफे को अगर हमने मालूम करना, ये जो चेंज आया है, ये जो इंक्रीज हुई है लेंथ, इसको हम ज़ाहिर करेंगे डेल्टा एल से। तो अगर हमें ये डेल्टा एल मालूम करना है कि इस वायर में कितना इजाफा हुआ है गर्म करने पर, तो फिर मैं ये वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। डेल्टा एल का मतलब है उसमें कितना चेंज आया है गर्म करने के बाद, और एल नॉट का मतलब है उसकी जो असल लंबाई थी, ओरिजिनल लंबाई, लेंथ, ये एल नॉट है। ठीक है। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा ये एल नॉट है। अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये हर मेटल का डिफरेंट होगा और ये आपको गिवन होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में। और डेल्टा टी का मतलब ये है चेंज इन टेम्परेचर। 2 आपको टेम्परेचर गिवन होंगे। ठीक है। उनका जो आप डिफरेंस लेंगे तो वो आपको आएगा डेल्टा टी। ठीक है। एक होगा इनिशियल टेम्परेचर और एक होगा गर्म करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा वो 2 टेम्परेचर। ठीक हो गया। इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी। ये भी आपको गिवन होगा स्टेटमेंट के अंदर। ओके, ठीक होगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो अब इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि फार्मूले के अंदर डेल्टा एल का मतलब क्या है, एल नॉट का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब क्या है और डेल्टा टी का मतलब क्या है। उसके बाद अगर आपको ये टोटल लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, पहले हमने क्या मालूम किया, ये हमने सिर्फ इतना इंक्रीज हुआ था, ये लेंथ में इतना इंक्रीमेंट आया था, इजाफा हुआ था। अगर हमने सिर्फ इस इजाफे को मालूम करना है तो फिर हम लगाएंगे ये 8वां फार्मूला। लेकिन अगर मुझे ये फाइनल लेंथ मालूम करनी, गर्म करने के बाद इसकी जो फाइनल लेंथ है वो यहां से लेकर यहां तक, अगर ये टोटल लेंथ अगर मुझे मालूम करनी है तो फिर ये टोटल लेंथ मालूम करने के लिए मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। L इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट शुरू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। इसमें एल नॉट का मतलब वही है उसकी इनिशियल लेंथ, शुरू वाली लेंथ, टेम्परेचर हीट करने से पहले जो उसकी लेंथ थी। अल्फा का मतलब है वही थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है। और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपको ये फाइनल लेंथ मालूम करनी है आफ्टर टेम्परेचर टी, तो फिर आप ये वाला 9वां फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 10वां जो फार्मूला है ये भी बिल्कुल 8वें की तरह है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट बीटा डेल्टा टी, जिसमें वी नॉट का मतलब, डेल्टा वी का मतलब चेंज या इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये लेंथ के लिहाज से था, ये वॉल्यूम के लिहाज से है। वॉल्यूम से मतलब कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक मेटालिक बॉक्स है। तो उस मेटालिक बॉक्स को अगर गर्म करेंगे तो उसका भी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसमें भी एक्सपेंशन होगा। तो वो कितना चेंज आएगा, अगर ये इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना है और इसको मैंने गर्म किया तो ये थोड़ा सा फैल गया, एक्सपैंड हो गया,
तो इनिशियल से लेकर एक्सपेंड होने तक कितना चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में, अगर वो वॉल्यूम मुझे मालूम करना है तो फिर हम ये वाला 10वां फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट बीटा डेल्टा टी। जैसे मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था कि चेंज इन लेंथ अगर मुझे मालूम करनी है कि सिर्फ चेंज कितनी आई लेंथ में, इसी तरह अगर मुझे सिर्फ ये देखना कि इसके वॉल्यूम में तब्दीली कितनी आई है, वो तब्दीली अगर मुझे मालूम करनी है तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद 11वां और लास्ट फार्मूला है कि जब मैं इसको गर्म करूंगा, इसका जो फाइनल वॉल्यूम, जैसे मैं ये फाइनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई थी, इसका जो फाइनल वॉल्यूम है, जैसे फर्ज करें ये यहाँ तक फैल गया जी, ठीक है, ये यहाँ तक फैल चुका है, एक्सपैंड हो चुका है। अब ये कितना बड़ा हो चुका है वो अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम, जब मैं उसको गर्म करूंगा, किसी ना किसी टेम्परेचर तक गर्म करूंगा, तो उस टेम्परेचर तक जाकर ये कितना एक्सपैंड हो चुका होगा, उस एक्सपेंशन को, उस वॉल्यूम को अगर मुझे मालूम करना है तो फिर मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। v इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट शुरू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसमें अगेन बीटा क्या है, जिसमें जहाँ पे जैसे अल्फा था थर्मल कोफिशिएंट, इसी तरह बीटा भी हमारे पास क्या है, थर्मल कोफिशिएंट। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि ये है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है और ये है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दोनों गिवन होंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं जी न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सी, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहीट स्केल। के बीकर में हमें पानी गिवन है और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो है जी 50 डिग्री सी। ठीक है, तो उस बीकर में जो पानी है उसका जो टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट स्केल में। तो अब डाटा मैंने लिखा हुआ है जी, गिवन डाटा में क्या है जी, टेम्परेचर इन सेल्सियस वो गिवन है जी 50 डिग्री सी। ठीक है, फाइंड हमने करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, कि इस सेल्सियस को हमने फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो है जी टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू सेल्सियस स्केल प्लस 32। ठीक है जी, तो ये टेम्परेचर गिवन हो गया, ये फाइंड करना है और वो हमारा हो गया फार्मूला। अब सोल्यूशन के अंदर मैंने जो फार्मूला वो मैंने दोबारा लिख दिया है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32। अब सिर्फ आपने इस सेल्सियस की जगह पर ये 50 पुट कर देना है और फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय, अब सेल्सियस की जगह पे कौन आएगा, 50 आ जाएगा, 50 और प्लस 32। अब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे और जो टेम्परेचर हमारे पास आएगा, सो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 122 और यूनिट होगा फ़ारेनहीट। ठीक है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। पहले दो न्यूमेरिकल आसान है, ये दोनों न्यूमेरिकल जब वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो पहले न्यूमेरिकल का आंसर है जी हमारे पास 122 फ़ारेनहीट, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो फ़ारेनहीट में किसके बराबर होगा, 122 फ़ारेनहीट स्केल के बराबर होगा। ओके, दूसरा न्यूमेरिकल है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहीट, कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो होता है 98.6 फ़ारेनहीट में। अब कहता है इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है किसमें, इट इनटू सेल्सियस स्केल में एंड केल्विन स्केल, यानी कि फ़ारेनहीट स्केल को आपने केल्विन और सेल्सियस में तब्दील करना है। ओके, तो जो डाटा गिवन है हमें वो जी टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट में गिवन है 98.6 फ़ारेनहीट। ठीक है, मालूम करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और केल्विन में हमने तब्दील करना है। अब फ़ारेनहीट को पहले हम करेंगे सेल्सियस में, तो फ़ारेनहीट को सेल्सियस में तब्दील करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल बराबर है टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट -32 ओवर 1.8।
ठीक हो गया। तो पहले मैं करता हूँ जी इसको फ़ारेनहीट स्केल को पहले मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद हम केल्विन में देखेंगे। तो पहले मैं इसको लगाता हूँ। जो पहला फार्मूला है हमारे पास कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट -32 डिवाइडेड बाय 1.8। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट की जगह पर आ जाएगा 98.6 -32 डिवाइडेड बाय 1.8। ओके, अब आप इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो जवाब आएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा बेटा 37 और यूनिट होगा सेल्सियस, क्योंकि आप टेम्परेचर मालूम करें सेल्सियस में, तो लिहाजा आपने एंड पे भी सेल्सियस स्केल लिखना है। लो जी, ये पहला टेम्परेचर आ गया हमारे पास, जो उसने बोला था टेम्परेचर को फाइंड करें सेल्सियस में। ओके, अब हमने इसी फ़ारेनहीट को केल्विन में तब्दील करना है, लेकिन हमारे पास फ़ारेनहीट को केल्विन में डायरेक्ट कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहीट को पहले सेल्सियस में तब्दील करेंगे, जब सेल्सियस में आ जाएगा फिर हम उसको केल्विन में तब्दील करेंगे। तो यस, सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर आ गया है, अब इसी सेल्सियस को हम केल्विन में तब्दील कर लेंगे। ठीक है, तो सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करने के लिए हमारे पास ये दूसरा फार्मूला अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ओके, अब इस सेल्सियस की जगह पर हम लिख देंगे 37। सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 37 प्लस 273। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा 310 और यूनिट होगा केल्विन। लो, ये हमारे पास दोनों जब वो यूनिट्स आ गए, दोनों टेम्परेचर्स आ गए सेल्सियस में और केल्विन में। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री C to 20 डिग्री C। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 2.5 10⁻⁻5 पर केल्विन। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक 2 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम बार है। ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम 2 मीटर लॉन्ग बार है, रॉड है। ठीक है जी, इस रॉड को हमने गर्म किया कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री C से लेकर 20 डिग्री C तक हम इसको गर्म किया। तो जब हम इसको 0 से 20 डिग्री C तक इस रॉड को, इस बार को गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में कितना इंक्रीज़ होगा, इसकी लंबाई कितनी इंक्रीज़ होगी, कितना चेंज आएगा उसकी लंबाई में, वो इंक्रीज़ वो चेंज हमने मालूम करना है। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, ये इजाफा हुआ है। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लैक, ये ब्लैक रॉड, ठीक है, 2 मीटर। और जब मैं इसको गर्म किया 0 से 20 डिग्री C तक, तो इसमें इतना इजाफा हो गया। तो ये जो इजाफा हुआ है ना, इंक्रीज़ हुआ है, लेंथ चेंज आई, लंबाई में जो तब्दीली आई है, चेंज, इसको हमने मालूम करना है। इसको हम डेल्टा L से ज़ाहिर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपको इस बार का जो लीनियर कोफिशिएंट है अल्फ़ा, वो आपको दिया हुआ है 2.5। अब मैं इसमें डाटा निकालता हूँ। तो डाटा में गिवन है जी, सबसे पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, वो है L0। ठीक है, असल जो लंबाई होगी उसको हम L0 से ज़ाहिर करेंगे, और वो हमारे पास है 2 मीटर। तो L0 जो है बेटा वो हमारे पास है 2 मीटर। उसके बाद हमें टेम्परेचर गिवन है, एक 0 डिग्री C है इसका इनिशियल टेम्परेचर, और 20 डिग्री C तक हम उसको गर्म किया, ये कहलाएगा उसका फाइनल टेम्परेचर। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको बेटा हम ज़ाहिर करेंगे T0 से। ठीक है, वो हमारे पास है 0 डिग्री C, और जो फाइनल टेम्परेचर है उसको मैं सिंपल T से ज़ाहिर करूँगा, और वो मेरे पास है बेटा 20 डिग्री C। ठीक हो गया। अब इन दोनों का हम टेम्परेचर डिफरेंस ले लेते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों का हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा T इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, 20 माइनस 0। तो जो डेल्टा T है बेटा वो कितना हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री C। अच्छा, इसमें एक और बात है,
आपने इन दोनों टेम्परेचर्स को अगर आपने केल्विन में तब्दील करना है ना तो भी कर सकते हैं। 0 को आप केल्विन में ले जाओ तो इसमें क्या करेंगे 273 आप ऐड कर दोगे। 20 डिग्री सी को भी आपने केल्विन में तब्दील करना है तो आप 273 इसमें ऐड कर दोगे। तो जब आप इसको केल्विन में तब्दील करोगे और फिर उनका डेल्टा टी लोगे तो भी केल्विन में 20 जवाब आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप करके देख लें भला। तो केल्विन में जब आप इन टेम्परेचर को तब्दील करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे तो भी जवाब 20 ही आएगा, डेल्टा टी का जवाब 20 आएगा। तो इसीलिए आप इसको केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक हो गया। ओके, और हमें क्या गिवन है, और हमें कोफिशिएंट गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है जी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵, और अल्फ़ा और बीटा दोनों का यूनिट हमारे पास होता है पर केल्विन। ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा और बीटा का यूनिट क्या होता है। तो आंसर है केल्विन इनवर्स या पर केल्विन, दोनों ऐसे पढ़ते हैं। ओके, और हमें गिवन क्या जी, बस ख़त्म। अब मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमने कि इस रॉड की, इस बार की जो लंबाई में इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है, वो कितना हुआ है, डेल्टा एल, इसको हमने मालूम करना है। मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ये हमने मालूम करना है। अब जो फार्मूला है डेल्टा एल का वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, 8वां फार्मूला इसका बनता था डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो ये हमने मालूम करना है। अब मैं इसमें लिखता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैं दोबारा लिखता हूँ फार्मूला डेल्टा एल का। सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। एल नॉट की जगह पे हमारे पास कौन आएगा, 2 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की जगह पर आएगा ये उसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और वो हमारे पास है 20 डिग्री सी। लो जी, अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसका जो जवाब आएगा मे बी इस अंदाज में आए कि 1 इंटू 10⁻³ की शक्ल में जवाब आए। ठीक है, और यूनिट होगा मीटर, या अगर ऐसे नहीं तो ऐसे आपको कैलकुलेटर के ऊपर दिखाई देगा 0.001 मीटर। ये दोनों अंदाज इसके ठीक हैं, या ऐसे इसको लिख दें या ऐसे लिख दें। बुक में ना सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, डजंट मैटर, परेशान नहीं होना। बुक वाले ने सेंटीमीटर में निकाला हुआ है, तो अगर आप सेंटीमीटर में ना भी लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसे भी हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो भी ठीक है, तो बेहतर है कि आप उसको मीटर में ही रहने दें। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो लिहाजा ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सी। कि एक बालून है, उसने 15 डिग्री सी पर अपने अंदर जो हवा है वो कितनी कंटेन की हुई है, वो है 1.2 मीटर क्यूब। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उस बालून का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एट 40 डिग्री सी, कि 40 डिग्री सी पर उसी बालून का वॉल्यूम कितना होगा। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 10⁻³ पर केल्विन। अब डायग्राम मैंने आपको नीचे बना के दी हुई है, ठीक है, समझाने के लिए कि ये हमारे पास एक बालून है और इस बालून के अंदर जो हमने एयर फिल की हुई है उसका वॉल्यूम है जी 1.2 मीटर क्यूब। तो अगर एयर का वॉल्यूम 1.2 मीटर क्यूब है तो इस बालून का वॉल्यूम कितना होगा, बालून का वॉल्यूम भी 1.2 मीटर क्यूब होगा। तो बेसिकली इसमें जो आपको एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है वो आपका बालून का ही वॉल्यूम है। ठीक है, वो क्या है, बालून का ही वॉल्यूम है।
अच्छा, अब बालून का जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वो जिस टेम्परेचर पर दिया हुआ है आपको टेम्परेचर भी गिवन है जी 15 डिग्री सी, कि इस बालून का 15 डिग्री सी पर जो टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो है जी 1.2 मीटर क्यूब। ओके, अब मालूम करना है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसी बालून का वॉल्यूम फाइंड करना है एट 40 डिग्री सी, कि 40 डिग्री सी पर अगर हम इस बालून को रखेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। यानी कि यूँ समझे कि हमने पहले इस बालून के अंदर हवा भरी इतनी 1.2 मीटर क्यूब और जो टेम्परेचर था वो था 15 डिग्री सी। अब मैंने क्या किया, इसी बालून को पकड़कर मैंने धूप में रख दिया, और धूप में रखने पर जो धूप का जो टेम्परेचर है, सनलाइट बाहर जो गर्मी थी उसका जो टेम्परेचर है वो था 40 डिग्री सी। ठीक है, तो 40 डिग्री सी पर जब मैंने उसी बालून को रखा तो क्या होगा, वो बालून उसके अंदर जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, और जब गैस एक्सपैंड होगी तो साथ साथ वो जो बालून है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना है कि जब मैं उसी बालून को, ये बालून एक ही है, ठीक है, ये बालून एक ही है, जब मैं इसी बालून को धूप में रखता हूँ 40 डिग्री सी पर, वो एक्सपैंड हो जाएगा। अब वो कितना एक्सपैंड होगा वही हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है उस बालून का। ठीक है, कि 40 डिग्री सी पर जब हमने उस बालून को रखा, इसी बालून को, तो उसका जो न्यू वॉल्यूम है, ये देखिए मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि वो एक्सपैंड होगा, क्योंकि हम जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, हीट एनर्जी, वो एक्सपैंड होता है। इसी वजह से जब मैं इस बालून को 40 डिग्री सी पर रखूँगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये जो एक्सपैंड होगा ना वॉल्यूम, यही हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, न्यू वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं, दो तरह के वॉल्यूम है, एक है चेंज इन वॉल्यूम, एक है फाइनल वॉल्यूम। तो इस न्यूमेरिकल में चेंज इन वॉल्यूम का नहीं पूछा गया कि वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आई है, नो, मालूम करना है कि वॉल्यूम कितना बढ़ चुका है, फाइनल वॉल्यूम, वो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, ओके, अब मैं निकालता हूँ बेटा डाटा। तो डाटा में हमें गिवन है जी इनिशियल टेम्परेचर पर उसका इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल टेम्परेचर जो कि हमारे पास है जी 15 डिग्री सी, और इस टेम्परेचर पर उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है जी कितना जी 1.2 मीटर क्यूब। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर पर फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है जी T इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सी। ठीक हो गया, ये हमें डाटा गिवन है, और हमें गिवन था ये भी था 3.67। ये क्या है, ये बीटा कहलाएगा, बीटा। ठीक है, ये कहलाएगा जी बीटा। बीटा हमारे पास है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जो कि इस बालून का वॉल्यूम जब वो बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के केस में जो कोफिशिएंट है वो है बीटा, और जो लेंथ के केस में कोफिशिएंट है वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो बीटा में गिवन है 3.67 10⁻⁻³ और यूनिट है जी पर केल्विन। ओके हो गया। अब ये जो टेम्परेचर गिवन है डेल्टा T नॉट और T, इसको आप डेल्टा T में भी तब्दील कर लें, इन टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा जी, ये हमारे पास है 40 डिग्री सी, 40 माइनस 15, तो डेल्टा T हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो डेल्टा T हमारे पास आएगा 10 में से गए 5 और 2, तो 25 डिग्री सी ये हमारे पास कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। ओके हो गया। ओके, अब हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे कैपिटल V से। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनिशियल टेम्परेचर गिवन था, इनिशियल वॉल्यूम गिवन था, फाइनल टेम्परेचर गिवन था और बीटा की वैल्यू गिवन थी, और हमने टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टा T निकाल लिया जो कि 25 डिग्री सी बना। उसके बाद हमने मालूम करना है वॉल्यूम। अब इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, दो फार्मूले हमारे पास हैं, एक था चेंज इन वॉल्यूम, एक था फाइनल वॉल्यूम। तो जो 11वां जो फार्मूला है ना, आखिरी फार्मूला, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास है जी फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ओके हो गया यहाँ तक। तो अब मैं इसमें सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ दोबारा फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है जी
V इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नॉट गिवन है जी कितना है 1.2, ठीक है। V इज इक्वल्स टू 1.2 आगे ब्रैकेट 1 एज इट इज प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3.67 10 रेज पावर -3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो वो हमने निकाला हुआ है 40 - 15 दैट इज 25 ब्रैकेट क्लोज। लो जी बेटा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बलून एक्सपैंड हो रहा है। जब एक्सपैंड होगा उसको वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो लिहाजा 1.2 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास आएगा बेटा जी 1.3 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया जी उसका न्यू वॉल्यूम। ओके जी, अब उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सी टू 65 डिग्री सी। क्वेश्चन ये है जी, हमारे पास एक बीकर में किसी बर्तन में पानी है, उस पानी का आपको मैस दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम यानी कि हाफ केजी, ठीक है। उस पानी को हमने गर्म करना है, कहाँ से कहाँ तक गर्म करना है 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक हमने इसको गर्म करना है। तो बताना ये है कि 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक गर्म करने के लिए हमें उस पानी को कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, वो हमने हीट मालूम करनी है। इज इट क्लियर कि हमारे पास कुछ पानी है, हाफ के जी पानी है, उस हाफ के जी पानी को हमने टेम्परेचर बढ़ाना है कहाँ से कहाँ तक 10 डिग्री सी से लेकर 65 डिग्री सी तक। तो बताएं उसको हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो अमाउंट ऑफ हीट हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो मैं अब डाटा निकालता हूँ बेटा, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो एक तो मैस गिवन है, उसका मैस है जी 0.5 किलोग्राम। उसके बाद टेम्परेचर हमें इनिशियल टेम्परेचर T1 मैंने इसको बोल दिया, इसको मैंने T2 बोल दिया है। तो T1 गिवन है जी हमारे पास कितना है जी 10। उसके बाद T2 गिवन है 65। इन दोनों का डेल्टा टी निकाल कर रखने, जो कि वही हमें ज़रूरत पड़ेगी। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 65 माइनस 10, ये कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री सी। ओके, और हमें क्या गिवन है, और हमें कुछ गिवन नहीं है। अच्छा जी, अब मालूम हमने करना है जी हीट, अमाउंट ऑफ हीट। हीट इज इक्वल्स टू, इसको हम कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं और ये हमने मालूम करनी है। अब फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अब फार्मूला हमारे पास जब वो 3 फार्मूले हैं हीट के, तो अब हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तो देखें इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो अमाउंट ऑफ हीट का वो वाला फार्मूला जो टेम्परेचर में तब्दीली ज़ाहिर करता है, वो जो फार्मूला हमारे पास होता है वो हम यूज़ करेंगे, और वो होता है जी Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, तो ये बेसिकली फार्मूला जो है वो टेम्परेचर और हीट का रिलेशन बताता है कि अगर हम हीट करेंगे किसी बॉडी को तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगी। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, 10 से 65 तक गया है, तो लिहाजा हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें C की वैल्यू गिवन नहीं है और वो ये भी आपको नहीं देगा। C यहाँ पे कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपको ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट उसकी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो लिहाजा जो पानी है उसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा के अंदर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है जो 4200। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, जूल
पर केजी पर केल्विन, ये इसका यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है 4200। ये आपने ज़ुबानी याद रख लेनी है। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन में यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे जगह कम है। सोल्यूशन तो फार्मूला मैं दोबारा अगेन लिखता हूँ, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब इसमें मुझे Q मालूम करना है, तो Q ऑलरेडी एक साइड पर है। मैस और वाटर कितना जी 0.5 था, 0.5 मल्टीप्लाई बाय C। अभी हमने निकाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपको ज़ुबानी याद रख लेनी है फॉर MCQs आल्सो। MCQs में भी ये वैल्यूज़ कई बार पूछी जा चुकी है बेटा, इसलिए इसको याद कर लें। बर्फ़ के लिए और पानी के लिए ये बुक में एक टेबल बना हुआ है चैप्टर नंबर 8 में, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है। तो लिहाजा आप उसमें जितनी मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं याद कर लें, जो कि MCQ में आ सकती है। उसके बाद डेल्टा टी हमें गिवन है जी, वो है 55। लो जी, अब बेटा आप इसको सॉल्व करें और जो Q है उसका हमारे पास जवाब आएगा, कितना आएगा जी, लगभग इतना आएगा, और यूनिट होगा बेटा जूल्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और वो हमें हीट प्रोवाइड करता है 1 सेकंड में 1000 जूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर समझ आप क्या होता है। अक्सर हम पानी को गर्म करने के लिए वो एक रॉड सी होती है लंबी सी, वो इलेक्ट्रिक हीटर ही होता है हमारा। उस रॉड को हम जब स्विच के साथ जब वो जोड़ते हैं तो उसमें से करंट पास होता है, और जब उसमें से करंट पास होता है तो वो हीट जनरेट करता है, और उस हीट की वजह से हम पानी वगैरह को गर्म कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और वो कितनी एनर्जी देता है, कितने रेट से, तो आंसर है वो 1 सेकंड में 1000 जूल्स एनर्जी देता है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, अच्छा फिर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर, के 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फ्रॉम 20 डिग्री सी टू 90 डिग्री सी। कि हमारे पास 200 ग्राम पानी है, उस पानी को हमने 20 डिग्री सी से 90 डिग्री सी तक गर्म करना है, तो बताएं कितना टाइम लगेगा। सिंपल, जैसे आप किसी भी पानी को नहाने के लिए आप पानी गर्म रखते हैं चूल्हे पे, ठीक है, देगची में डाल के, तो आपको टाइम लगता है ना पानी गर्म होने के लिए, तो वो कितना टाइम लगेगा, यही हमने ये क्वेश्चन मालूम करना है। कि ये हमारे पास एक बीकर में फर्ज करें पानी है 200 ग्राम, ठीक है, इस 200 ग्राम पानी को हमने गर्म करना है कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री सी से लेकर 90 डिग्री सी तक गर्म करना है। किसकी मदद से, इस इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से, जो कि 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी दे रहा है। तो जब मैं इस इलेक्ट्रिक हीटर को इस पानी के अंदर डालूंगा तो पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो कितना गर्म करना है, 20 से लेकर 90 तक। तो बताएं कितना टाइम लगेगा इस पानी को गर्म होने में, 20 से लेकर 90 डिग्री सी तक होने में, वो टाइम हमने मालूम करना है। समझ आ गया सवाल। ठीक है, तो अब हम डाटा निकालते हैं। तो डाटा में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें इस इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेट है, ये कितनी एनर्जी दे रहा है कितने टाइम में, वो उसका रेट ऑफ एनर्जी गिवन है। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा Q ओवर T, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ हीट, ये हमें गिवन है उस इलेक्ट्रिक हीटर का, कि वो 1 सेकंड में 1000 जूल हीट एनर्जी दे रहा है। तो ये हमारे पास गिवन है 1000 जूल्स पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या गिवन है जी, हमें पानी, ये जो पानी है इसका मैस गिवन है जी। मैस हमारे पास है जी 200 ग्राम। इसको 7 ही किलोग्राम में ले जाओ तो 1000 पे डिवाइड कर दो, हमारे पास डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.2 किलोग्राम। ओके हो गया। ओके जी, उसके बाद हमें गिवन है जी क्या, टेम्परेचर T1 20 है और T2 90 डिग्री है। तो अब इनका डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, डिफरेंस डेल्टा टी इनका निकाल कर लो पहले ही। तो डेल्टा टी बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 - 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री सी।
ये आ गया हमारे पास डेल्टा टी। और क्या गिवन है जी, और बस और कुछ गिवन नहीं है। हाँ, एक और चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने इस्तेमाल करनी है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल कर रख लो क्योंकि वो भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने बेटा ज़ुबानी याद रख लेनी है, आपको मैंने पहले भी बताया था। यूनिट होता है जूल्स पर केजी पर केल्विन। ठीक हो गया, ओके। अब हमने क्या मालूम करना है जी, टाइम मालूम करना है। इस पानी को गर्म होने में 20 से 90 गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज़ रिक्वायर्ड। और फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मैं अब जो फार्मूला यहाँ पे लिखने लगा हूँ वो हमने बुक जो मैंने आपको फार्मूले बताए उनमें तो नहीं होगा, लेकिन होगा उन्हीं में से तकरीबन। अब वो कैसे होगा वो देखना ज़रा एक सेकेंड। तो पहले मैं वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ जो हमने इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है, लेकिन ये बना कैसे है ये भी मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ। ओके, ये हमारे पास वो फार्मूला है Q/T इज इक्वल टू MC डेल्टा T/T। अगर आप T को इग्नोर कर दें, जो नीचे वाले T हैं उसको अगर इग्नोर कर दो तो ऊपर वाला जो फार्मूला है वो हमें जानते हैं हम उसको, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, ये हमने क्यों इस्तेमाल किया, MC डेल्टा T हमने क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पानी वो जो लिक्विड है वो अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है, और टेम्परेचर राइज करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, MC डेल्टा T होता है। ठीक है, और इस पूरे फार्मूले को हमने क्या कर दिया, टाइम पे डिवाइड कर दिया। अब क्यों टाइम पे डिवाइड किया है वो भी हम सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन हम निकालते हैं जी बेटा, सोल्यूशन। अब मैं पहले सिंपल ये ऊपर वाला जो फार्मूला है वो लिख देता हूँ। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब इस फार्मूले में अगर हम चीज़ें देखें कि कौन कौन सी गिवन है, हमारे पास मैस गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, डेल्टा T गिवन है। अब इसमें जो Q/T है वो यहाँ पे तो नहीं है। अब Q/T बनाने के लिए ना हम इस पूरी इक्वेशन को टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया ना वो वाला फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला हमारा वही है, पुराने वाले ही है, बस हमने उसको टाइम पे डिवाइड कर दिया ताकि हमारा जो डाटा के अंदर जो एक टर्म गिवन थी ना Q/T वो बन सके, बाकी पुराना फार्मूला ही है। ओके जी, अब हम इस फार्मूले के अंदर क्या मालूम करना चाहते हैं, टाइम। ये वाला टाइम मालूम करना चाहते हैं। ये वाला टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, ये भी याद रखिएगा। ये टाइम मालूम करना है और हमें गिवन क्या है, Q/T टोटल गिवन है, मैस भी गिवन है, C भी गिवन है और डेल्टा T भी गिवन है। तो इस T को उठाकर यहाँ पे ले आओ और डेल्टा Q/T को उठाकर यहाँ पे ले जाओ, शिफ्टिंग कर दो थोड़ी सी। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा बेटा वो आएगा जी, टाइम इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T ओवर Q/T। ठीक हो गया, लो जी। अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। सो टाइम इज इक्वल्स टू मैस 0.2 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू 4200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T 70 और नीचे Q/T कितना वो है 1000। ठीक हो गया, ओके जी। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 58.8 सेकेंड्स। लो जी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितनी आइस पिघलेगी बाय 50,000 जूल्स ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये में दी हुई है 336,000 जूल पर kg। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी बर्फ पिघलेगी 50,000 जूल एनर्जी से, यानी कि हमारे पास एनर्जी है 50,000 जूल एनर्जी है, तो 50,000 जूल एनर्जी से हम कितनी बर्फ पिघला सकते हैं वो हमने मालूम करना है। अमाउंट ऑफ आइस मालूम करनी है, बर्फ़ की मिकदार मालूम करनी है कि कितनी बर्फ़ पिघलेगी। कितनी बर्फ़ मतलब उस बर्फ़ का मैस मालूम करना है।
मैस ऑफ आइस मालूम करना है और हमें गिवन क्या है, हमें एनर्जी गिवन है कि हम कितनी हीट दें, हम 50,000 जूल एनर्जी दें तो कितनी बर्फ़ पिघलेगी, ये सवाल है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। तो इसमें ओके, तो अब मैं डाटा निकालता हूँ। डाटा में हमें गिवन है जी एनर्जी Q गिवन है, Q इज इक्वल्स टू 50,000 जूल। ठीक है, और हमें मालूम करना है कि कितनी बर्फ़ पिघलेगी, मैस ऑफ आइस, मैस ऑफ बर्फ़, ये हमने मालूम करना है। अब जो फार्मूला है वो कौन सा इस्तेमाल होगा, तो अब देखें इसमें कोई टेम्परेचर का जिक्र नहीं है कि हम इसको हीट देंगे तो बर्फ़ का टेम्परेचर वगैरह वगैरह क्या होगा, टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जब हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो बर्फ़ अपनी स्टेट चेंज कर रही होती है। ठीक है, और जब बर्फ़ अपनी स्टेट चेंज करेगी तो स्टेट चेंज करने के लिए कौन सी स्टेट वैसे तब्दील होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाती है बर्फ़ जब पिघलती है। तो सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। ठीक है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि QF इज इक्वल्स टू MHF। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए हम MHF जितनी हीट देते हैं। ओके, अब इस फार्मूले के अंदर हमने मालूम क्या करना है भला, मैस ऑफ आइस मालूम करना है। तो मैं इसको लिखता हूँ दोबारा फार्मूला, QF इज इक्वल्स टू MHF। अब मुझे यहाँ से M निकालना है, मैस मालूम करना है और ये बनेगा Q ओवर HF। अब ये HF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो आपको दी हुई उसने, सॉरी मैंने वो यहाँ पे लिखा नहीं गिवन डाटा में, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, गिवन डाटा में ये भी गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम HF से ज़ाहिर करेंगे। ओके जी, इसमें मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़। Q हमारे पास है जी 50,000 ओवर HF कितना है वो गिवन है 336000। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो पहले आएगा किलोग्राम में आएगा। ठीक है, तो किलोग्राम में आंसर तकरीबन जब वो आई थिंक 0.149 के लगभग आएगा और जवाब होगा किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में, बुक में ग्राम में लिखा हुआ है तो इट डजेंट मैटर कि आपने किलोग्राम में निकालना है या ग्राम में निकालना है। तो पहले जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में ही आएगा, बाद में आप इसको ग्राम में करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये हमारे पास आएगा किलोग्राम में। और अगर आप ग्राम में लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास बनेगा 149 ग्राम। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है और ऊपर वाला जो आंसर है वो भी हमारा ठीक है।